जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज पलक मिश्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिंदी। ठीक है, तो हिंदी नाटक का उद्भव और विकास मैं बता दूं, बेसिकली ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। अगर आपको मतलब हिंदी के स्टूडेंट्स को तो यह पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर करा रखी है ना। मतलब मैंने हिंदी कहानी पढ़ा दी आपको, उपन्यास पढ़ा दिए, अब हम नाटक पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम आलोचना पढ़ेंगे और अन्य गद्य विधाओं को भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाटक को इंग्लिश में जब हम बोलते हैं ना तो ड्रामा बोलते हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको ड्रामास की बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं, तो नाटक भी वही होता है। इसमें क्या होता है ना, हमारे जो भरत मुनि है उन्होंने नाटक को डिफाइन करते हुए कहा है कि जो मूल अवस्था का जो अनुकरण है वही नाटक है। यानी भरत मुनि की डेफिनेशन है कि नाटक क्या है, नाटक मूल अवस्था का अनुकरण करना है। ठीक है, प्राचीन भारतीय साहित्य में नाटकों की जो उत्पत्ति है वो वेदों के साथ ही हुई है। ठीक है, लेकिन किंतु 10वीं शताब्दी तक संस्कृत की उत्कृष्ट नाट्य परंपरा का हास्य होने लगा। देखो हुआ क्या, अभी मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ, फिर मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी कि पुराने जो भारतीय साहित्य जो थे वो नाटक जो जितने भी चीजें थी वो वेदों से ही निकल कर आई थी हमारे। ठीक है, लेकिन जब 10वीं शताब्दी आ गई तो संस्कृत की उत्कृष्ट नाट्य परंपरा का जो है ना वो हास्य होने लगा। लोग उस पर हंसने लगे कि जो हमारे वेद पुराण है सारी चीजें संस्कृत में ही लिखी गई हैं। ठीक है, तो जो संस्कृत में जो भी नाटक वगैरह लिखे गए होते हैं उस पे लोगों ने उस पे हंसी लेना चालू कर दिया है ना। इसके बारे में इसके बाद जो होता है आदिकाल आता है और इसमें संस्कृत की समृद्ध नाट्य परंपरा में रुकावट आई। ठीक है, जैसे पहले संस्कृत में ही सारे नाटक लिखे जाते थे जो वेदों से लिए गए थे, उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने उस पर हंसना चालू कर दिया। फिर उसके बाद जब आदिकाल आता है तो जो भी संस्कृत की समृद्ध नाट्य परंपरा थी उसमें दिक्कतें आने लगी। ठीक है, और 19वीं शताब्दी से यह परंपरा पुनः आरंभ हो गई। यानी 19वीं शताब्दी से इसका जीर्णोद्धार हो गया, ये भी कह सकते हैं। और हिंदी नाटकों को हम लोग कुछ भाग में डिवाइड करेंगे, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग भारतेंदु युग से पढ़ेंगे और कौन कौन से नाटक के टाइप्स होते हैं वो भी देखेंगे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। ठीक है, देखो क्या है ना कि जो हिंदी की जो नाट्य साहित्य है उसकी जो परंपरा है, उस परंपरा का प्रवर्तन सुचारू रूप से भारतेंदु युग से ही हुआ है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने ये चीजें शुरू की थी। ठीक है, और इसके पूर्व जो भी नाटक वगैरह होती थी उनकी रचना 17वीं शताब्दी से होने लगी। जो 17वीं सेंचुरी की जो भी नाटक होते थे, ड्रामा होता था, वो या तो अनुदित होता था, या तो मौलिक होता था, या फिर सामाजिक होता था। देखो जो अनुदित नाटक है ना वो अनुवाद होता है। जैसे मान लो कि मैंने किसी नाटक को पढ़ा जो कि दूसरे लैंग्वेज में है, मान लो संस्कृत में ही है, और आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके वो नाटक बना रहे हो, सेम कंटेंट सब कुछ सेम वही, बस हम अनुवाद कर रहे हैं, तो अनुदित नाटक। फिर मौलिक नाटक भी लिखा जाने लगा जो कि साहित्यिक नाटक माना जाता था, लोग खुद से उसे लिखते थे। ठीक, हिंदी का जो पहला मौलिक नाटक है वो रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह का है, आनंद रघुनंदन। ठीक है, तो जो आनंद रघुनंदन है वो पहला नाटक माना जाता है। जो अनुदित नाटक है उसमें से पहला नाटक माना जाता है हनुमान नाटक। ठीक है, हनुमान नाटक जो कि हृदय राम के द्वारा लिखी गई। सिंपल सी बात है, संस्कृत में ये हनुमान नाटक जो था वो लिखा जाता था, बट हृदय राम ने इसको ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो प्रबोध चंद्रोदय, ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये भी अनुदित है। फिर सामाजिक नाटक जिसमें समाज की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका जो है विश्लेषण होने लगा। सामाजिक नाटकों में आते हैं, जब सामाजिक नाटक की बात करते हैं तो इन्हें खुला मैदान मिलने लगा है ना। रामलीला, रासलीला, ये सब इस तरीके के नाटक है जो कि सामाजिक चित्रण करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना अनुदित, तो जो चीजें हैं उसी को लिख रहा है इंसान। ठीक है, आपका खुद का कंटेंट नहीं है। जब हम मौलिक की बात करते हैं तो वो साहित्यिक नाटक होता है ना। और जब हम अनुदित जब सामाजिक की बात करते हैं तो वो आपको एक ओपन स्पेस देता है कि जो भी चीजें चल रही हैं समाज में, जो भी चीजें घटित हो रहा है, आप सब चीजों को लिख सकते हो, उसको कंटेंट में अपने डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए
जो हिंदी की जो नाट्य साहित्य है उसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए हैं। अरे ये तो मैंने बताया ना, अनुदित, मौलिक, सामाजिक। ओके, यही मैं आपको बोल रही थी ना। आपको नोट्स चाहिए था तो नोट्स है प्रॉपर, आप वीडियो स्टॉप करो, उसको लिख लो, ठीक है। देखो, जो हिंदी नाटक का आरंभ है वो हम लोगों को मेन पढ़ना है भारतेंदु युग, जो कि 1850 से 1900 ईस्वी तक था। देखो, प्रसाद युग जो है वो 1900 से 1930, एंड प्रसादोत्तर जो कि इसके बाद का है 1930 से ऑनवर्ड कह सकते हैं, ठीक है, जो वर्तमान तक चल रहा है। चलो भारतेंदु युग समझते हैं। जो भारतेंदु युग था ना, वो भारतेंदु जी ने हिंदी का प्रथम नाटक अपने पिता द्वारा रचित नहुष नाटक बताया है, ठीक है। भारतेंदु जी कहते हैं कि पहला हिंदी का जो नाटक है वो उनके पिता द्वारा लिखा गया है, जो कि हनुष था, हनुष, ठीक है। किंतु यह पूर्ववर्ती नाटकों की परंपरा में आता है। जो पहले टाइप के जो नाटक लिखे जाते थे उस तरह की परंपरा में आते हैं, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन भारतेंदु जी ने इसको माना है। फिर भारतेंदु जी की प्रथम नाटक जो है विद्या सुंदर, बंगला नाटक का छाया अनुवाद था। देखो क्या है कि जब आप पहले होते हो, लिखना चालू करते हो, तो एक तो आपको कुछ पता नहीं होता, तो जब आप चालू करोगे या तो आप कहीं से पढ़े होगे, बहुत सारी चीज़ों को देखे होगे, फिर उसका अनुवाद कर दिए होगे, फिर धीरे धीरे आपको वो प्लेटफॉर्म मिलने लगता है जब आप हर चीज़ों को ओपन स्पेस में लिखते हो। भारतेंदु जी ने अपने पिता को कहा कि उन्होंने क्या लिखा है, नहुष नाटक लिखा है, वही पहला हिंदी नाटक है, लेकिन वो पुराने नाटकों की जो परंपरा में आता है, इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर भारतेंदु जी ने जो नाटक लिखा विद्या सुंदर, वो भी बंगला नाटक का अनुवाद था, अनुदित नाटक था, तो इसको भी नहीं मानेंगे। उसके पश्चात इनके अनेक मौलिक अनुदित नाटक प्रकाशित होने लगे, तो जिसको कंसिडर करेंगे वो एग्जाम्पल हो सकता है पाखंड विडंबन, ठीक है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये भी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, नील देवी, अंधेर नगरी वेरी फेमस, सती प्रताप, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है, सत्य हरिश्चंद्र, ये सब भारतेंदु जी की लिखी हुई अपने नाटक हैं। ये अनुदित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ये मौलिक अनुदित का ही इसमें कॉम्बिनेशन है, बट इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ऐसे इनके नाटकों में, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर विद्या सुंदर जो पहला लिखा था ना, वो बंगला नाटक का अनुवाद था। इसके नाटक मुख्यतः पौराणिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित थे। इनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था, पौराणिक, सामाजिक, ठीक है, जो भी सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही है, और राजनीतिक चीज़ों की बात यहाँ पे करती है, इसका सब्जेक्ट मैटर था। मौलिक नाटकों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर और धर्म के नाम पर होने वाली कुरीतियों पर तीखा व्यंग किया है। भारतेंदु जी की कोई भी आप अगर इवन पोएम भी जो उन्होंने लिखी है, क्या नाम था उस पोएम का, निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिनत नहीं को शूल। जब ये इनकी जो भी आप पढ़ोगे ना उसको, तो आपको समझ में आएगा कि जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं उस पर ये तीखा प्रहार कर रहे हैं। सोसाइटी में इवन जब इंडिया को वो एक और इसी सिलेबस में आपको भारतेंदु जी का पढ़ना है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे जब ददरी के मेले में वो जो भाषण दिए थे, उसमें उन्होंने देशवासियों को खुद का जो है, ये बोलते हैं ना कि क्या मोदी जी ने वो टर्म दिया था, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, जॉब्स के लिए नहीं, खुद वो रोजगार बनाओ, हाँ, स्वरोजगार का बात करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जिससे वो एग्जाम्पल्स देते हैं, जापानी लोगों का भी एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे अदर कंट्री के एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे वो लोग जो होते हैं, वो जैसे जापान में जो अटैक हुआ था, जो वॉर हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी, आई थिंक आई एम राइट, तो उनका एग्जाम्पल देके कहते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर से लड़कर आज अपने स्टेब्लिश हैं, और हम जो हैं वो बिल्कुल डायरेक्शन लेस हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो एक तरीके से यूनिटी का काम किया था, अपने लैंग्वेज पे फोकस करने की उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, ठीक है, ददरी के मेले के भाषण में, ठीक। तो भारतेंदु जी इन्हीं सब चीज़ों की बातें करते हैं, और धर्म के नाम पर जो भी कुरीतियाँ हैं उस पर तीखा व्यंग करते हैं। भारतेंदु की प्रेरणा व उनके प्रभाव से इस युग के अनेक लेखक आए। श्रीनिवास दास जी की प्रेम मोहिनी बहुत ही फेमस है, आप लोग लिख सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। अब प्रसाद युग पे चलते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी नाटक लिखे, इसको एक नई दिशा दी है। उनके द्वारा जो
बहुत ही फेमस नाटक है वह है सज्जन, कल्याणी, परिणय, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। ये ऐतिहासिक नाटक लिखते थे, ठीक है। प्रसाद जी अपने देशवासियों में आत्मगौरव, उत्साह और प्रेरणा का संचार करने के लिए अतीत के गौरव चित्रों का अंकित करते थे। यानी जो अतीत के गौरव है वो उनके बारे में लिखते थे ताकि लोग को ऐसा आत्मगौरव महसूस हो सके। अगर जब मैं बात करती हूँ शिवाजी महाराज की, तो आप लोगों को कितना अच्छा लगता है ना ये सुन के, कैसे शिवाजी महाराज लड़े थे और महाराणा प्रताप, इन सब का जब एग्जाम्पल देते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, तो ये सब क्या है, ये हमारे गौरव है, तो इनके बारे में ये लिखते थे, ठीक है। आत्मगौरव का वो लोग एग्जाम्पल है। उसके बाद बहुत सारे और लोग भी आते हैं, जैसे गोविंद वल्लभ पंत आते हैं जिन्होंने वरमाला लिखी है, राजमुकुट लिखा है। प्रसाद जी के साथ साथ और भी नाटककार आते हैं जिसमें आप लोग लिख सकते हो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या लिखा है, करबला, संग्राम, इन सब नाटकों को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, ठीक है। ओके, सो प्रसादोत्तर युग अब देखते हैं। प्रसादोत्तर युग में क्या है कि इस काल में हिंदी नाटक जीवन के यथार्थ से जोड़कर एक नवीन दिशा देने की कोशिश की गई। अब समझो, भारतेंदु युग जो भी लिखते थे या तो वो अनुदित होता था या तो वो मौलिक होता था, ठीक है। लेकिन जब प्रसादोत्तर युग आ गया तो उसमें ये लोग क्या लिखना चालू कर दिए, यथार्थ चीजें, यथार्थवादी हो गए, जो सोसाइटी में चल रहा है, जो सच है उसको दिखाने लगे, है ना। लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी, चाहे कोई भी लिटरेचर हो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, वो ये सारी चीज़ें दिखाकर एक नया प्लेटफॉर्म दिए जिससे मल्टी डायमेंशनल इसका डेवलपमेंट होने लगा। विषय की दृष्टि से इस युग के नाटक अनेक वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इस तरीके से आप पार्ट्स बना सकते हो इस युग का। जो पहला पार्ट में आपके आएंगे वो नाटककार जो ऐतिहासिक नाटक लिखते थे, है ना। अब जो पहले के लोग लिखे हुए हैं उनका भी तो इम्पैक्ट किसी राइटर पे पड़ेगा, तो ऐतिहासिक नाटक लिखते थे। जैसे झांसी की रानी वृंदावन लाल शर्मा की बहुत ही फेमस है, ठीक है। बीरबल बहुत ही फेमस है इन्हीं का। और आपको अगर मैं बात करूँ, जो दूसरा पार्ट है वो समस्या मूलक नाटक, है ना। इसी युग के लोग कैसा लिखने लगे, प्रॉब्लम को दिखाने लगे कि क्या क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम प्रिवेल कर रहा है, क्या क्या दिक्कतें हैं सोसाइटी की, तो इस तरीके की चीज़ों पे लिखने लगे। मैं देखो सब्जेक्ट मैटर बता रही हूँ, ठीक है। फिर कुछ लोग आए जिन्होंने लिखा मनोवैज्ञानिक चीज़ों पे, यानी साइकोलॉजी पे लिखना चालू कर दिया। इस साइकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही फेमस है लक्ष्मी नारायण, उन्होंने सन्यासी, राक्षस का मंदिर, ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हैं इसमें। बेसिकली होता क्या है ना कि जो भारतेंदु युग था वो लिमिटेड था, जिसमें अनुदित और मौलिक ही लिखा जाता था। फिर जो हमारे जो है जयशंकर प्रसाद जी का युग आता है, उसमें उन्होंने लिखा तो है लेकिन ऐतिहासिक नाटक लिखा है, ठीक। लेकिन जब प्रसाद जी के बाद के जितने नाटककार आए वो हर चीज़ का मिश्रण लिखने लगे। इसमें कोई समस्या को डिफाइन कर रहा है, कोई मनोवैज्ञानिक एकदम बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म आ रहा है कि मन के अंदर क्या चल रहा है, मनोदशा को दिखा रहा है। और कुछ लोग क्या लिख रहे हैं, ऐतिहासिक नाटक अभी भी लिख रहे हैं। तो यही प्रसादोत्तर युग में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स आपको याद हो गया होगा ऐतिहासिक नाटक, जैसे कि ऐतिहासिक में झांसी की रानी, ये किसका है, ये है हमारा वृंदावन लाल शर्मा का, ठीक है। वृंदावन लाल शर्मा, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते हो कि नहीं, वर्मा, आई एम सॉरी, वर्मा, झांसी की रानी। और बीरबल भी हो सकता है, ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है ना, बीरबल। 2-3 एग्जाम्पल दे देना लिखते लिखते, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से कवर अप हो जाए सारी चीज़ें। और झांसी की रानी बिना एग्जाम्पल्स के ना वो मार्क्स नहीं देने वाला, आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम जो समस्या मूलक की बात करेंगे तो उपेंद्र नाथ अश्क जी आएंगे, जो समस्या को डिफाइन करते थे अपने नाटकों में। समस्या में उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी हुई है स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक, ठीक है। ओके, सो वेयर इज माई द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन से इज, एक मैंने लिखा था जो कि बहुत ही फेमस था। फर्स्ट जो है हमारे वृंदावन लाल शर्मा, आप लोग एग्जाम्पल लिखना, फर्स्ट वर्क में आप लोग लिख सकते हो वृंदावन लाल शर्मा। और उसके बाद आपके आएंगे उपेंद्र नाथ अश्क, जो कि समस्या डिफाइन करते हैं, कैद, छठा बेटा, है ना, उड़ान मार्ग, स्वर्ग की झलक, ये सब उपेंद्र नाथ जी के एग्जाम्पल। देखो मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड किया है, कुछ छूटा नहीं है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत कंटेंट कम है, लिख नहीं पा रहे हैं।
पुरुष और नारी के संबंध को, मनोवैज्ञानिक स्थितियों को दिखाते हुए नाटक में लेकर आने का काम लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा किया गया है। इनका लिखा हुआ बहुत सारे एग्जाम्पल्स, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात, सिंदूर की होली, सन्यासी, गुड़िया का घर, वह एग्जाम्पल्स उल्लेखनीय हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग आते हैं इसमें, जैसे आपको बोल दूं मैं, सेठ गोविंद दास आते हैं जिन्होंने प्रकाश लिखा है, हर्ष लिखा है, दुख क्यों लिखा है। ठीक है, और भी बहुत सारे नाटककार आते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, नाटक को जब आप 3 भागों में डिवाइड करोगे, ठीक है, ये लो कंटेंट और आपको मिल गया ओके लिखने के लिए। देखो, जब नाटक को 3 भाग में डिवाइड करना, तो जो भारतेंदु जी का योग होगा उसमें आप बताना कि भारतेंदु जी के अकॉर्डिंग उनके पिता के द्वारा लिखी गई पहली नाटक है ना। लेकिन जब आप एक्चुअल में लिखोगे तो बताओगे कि जो अनुदित मौलिक और जो सामाजिक नाटक लिखे जाते थे, उसमें अनुदित लिखने वाले संस्कृत के ही एक बहुत ही फेमस नाटक है हनुमान नाटक, उसका अनुवाद दिखाई देता है जो कि हृदय राम द्वारा किया गया है। समझ में आया? हृदय राम इज दी एग्जाम्पल। शुरू करना कैसे? भरत मुनि के डेफिनेशन से शुरू करना कि मूल अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक है। फिर जो आपको हिंदी नाटक साहित्य का जो प्राचीन साहित्य है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना। ठीक है, जो सामवेद के गीत, यजुर्वेद का अभिनंदन, नृत्य आदि के प्रयोग उसके उदाहरण है, उदाहरण भी लिख सकते हो आप लोग नाटक। फिर आप जो डिफाइन करना भारतेंदु युग, तो वो एक्सप्लेन करके भारतेंदु जी की लिखी हुई अंधेर नगरी, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, इस तरीके के एग्जाम्पल लिखना। उसके बाद श्री निवास दास जी का प्रेम मोहिनी और रणधीर लिखना। ठीक है, आपका एग्जाम्पल्स ऑलरेडी 4-5 हो गया इसमें। फिर जब प्रसाद युग आना तो लिख देना चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, कल्याणी, परिणय, सज्जन, जो भी आपको उस वक्त याद है 2-3 लिख देना। ठीक है, उसके बाद आप मुंशी प्रेमचंद जी की करबला और संग्राम लिख देना, जो कि नाटक है करबला और संग्राम, है ना। देखो 2 नंबर की चीज़ों में भी देखो आ सकता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले क्या दे दें कुछ पता नहीं, है ना। क्योंकि मैंने देखा है जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके के नाटक का नाम लिखने के लिए आता है ना, और स्पेशली वो युग देख के लिखता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उस टाइम पे जब आप बहुत घबराए हुए रहते हो और उस वक्त लिखना ये चीज़ अपने आप में ही थोड़ा डरा देता है। इसीलिए मैं आपको 2-3 हर जगह दिखा रही हूँ कि युग के अकॉर्डिंग अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा ना लगे कि कंटेंट नहीं है या मेरे पास एग्जाम्पल्स ही नहीं है। अब ब्लैंक ना और कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, चिल होके पेपर देना, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, डर के आगे जीत है डर के आगे अच्छा मार्क्स है। ओके, और आपको नॉलेज भी मिल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। इस वीडियो का पर्पस ये था ना, सिंपल में आपको एक्सप्लेन करना विथ सम एग्जांपल्स, और जो मेरे नोट्स है उसको आप लोग लिखोगे कॉपी में। अगर आप खुद से लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल्स लेकिन याद रखना, हर युग के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लिखना, शुरू में वो टैग कर देना कोटेशन भरत मुनि का, एंड फिर लिखना। आपके एग्जाम्पल्स के साथ आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।